नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है और मेरा नाम राजेश बब्बर है दोस्तों। तो आज मैं आपको एक और नई विधि बताने जा रहा हूं और थोड़ा सा इसमें गोचर का भी प्रयोग किया जाता है। और जो पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, अभी सबसे आखिरी वाली जो मेरी वीडियो है, उसमें कुछ एक अलग तरह के सूत्र हैं, ज्योतिष से ही मिलते जुलते कुछ सूत्र हैं, लेकिन उनको अलग ढंग से देखा जाता है। तो उसी के संदर्भ में ये एक अगली वीडियो आप इसको कह सकते हैं, इसको कैसे देखा जाता है ये मैं आपको यहाँ बताऊंगा। उसके बाद आप विस्तार पूर्वक अपनी कुंडली देख सकते हैं, कौन सा ग्रह कहाँ पे है, क्या उसका प्रभाव रहेगा गोचर में। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले मैं सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप मेरे 25,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं पूरे हो चुके हैं। और ऐसे ही मैं आशा करता हूँ आप मेरी वीडियोस अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे और मेरे चैनल को बढ़ने में मदद करेंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, ये एक तालिका है जो मैंने यहाँ पे बनाई है और मैं सबसे आग्रह करता हूँ जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं अभी, तो उनके लिए थोड़ी सी ये नई जो है विधि हो सकती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हालांकि बहुत अच्छी अच्छी किताबों में आपको मिल सकती है, लेकिन इसको लगाना कैसे है ये उसके बारे में विस्तार से नहीं बताया जाता है उन किताबों में। तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। देखिए, ऋषि पराशर द्वारा, अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे किसी भी अच्छे लेखक की, जो उसमें बताया गया है कि कोई भी ग्रह जो होता है जब नवांश में कहीं भी विराजमान रहता है तो उसको 3 भागों में बांटा जाता है दोस्तों, जिसमें देवता, नर और राक्षस, इन 3 श्रेणियों में उसको रखा गया है। और इसमें बताने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है कि देवता का मतलब वो बहुत अच्छा आपके लिए परिणाम देगा, नर में आएगा तो भी अच्छा परिणाम देगा, ख़राब भी परिणाम देगा, क्योंकि जो मनुष्य है उसको ये इस तरह का, एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुख भी भोगने पड़ते हैं, दुख भी भोगने पड़ते हैं। लेकिन जब वो तीसरे नवांश में आ जाता है, राक्षस नवांश में, तो यहाँ फिर बहुत कष्टकारी बन जाता है। राक्षस मतलब उसमें एक बहुत ज़्यादा तामसिक गुण आ जाता है। और कोई ऐसा ग्रह जो पहले से ही एक तामसिक गुण की प्रवृत्ति लेकर रहता है कुंडली में, और घूमते घूमते गोचर में वो आ जाता है आपके राक्षस नवांश में, तो फिर आपको बहुत कष्ट देता है दोस्तों। तो ये 3 आप ये पूरी तालिका जो आप नोट कर लीजिए। कोई भी ग्रह 0 से 3 डिग्री के बीच में रहेगा तो वो देवता नवांश में माना जाता है। इसी तरह से पूरी तालिका आप देख सकते हैं। तो खासकर आप देखेंगे 26 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में जब कोई ग्रह रहता है तो वो राक्षस नवांश में आ जाता है दोस्तों। और इस पे ऑलरेडी पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो ग्रह अपने आखिरी अंशों में रहते हैं, यानी 29 डिग्री पे अगर कोई ग्रह रहेगा तो देखिए वो राक्षस नवांश में आ जाता है। एक उदाहरण मैं आपको इसमें बताता हूँ। मान लीजिए शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव जब 29 डिग्री पे रहेंगे तो वो नवांश में किसी राशि में आने वाले हैं। मान लीजिए मकर राशि में शनिदेव 29 डिग्री पे हैं, तो नवांश में शायद कन्या राशि में जाएंगे, उसके बाद फिर तुला राशि में चले जाएंगे। लेकिन एक उदाहरण ले लेते हैं कि कन्या राशि में ही हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में, जन्म कुंडली में शनिदेव बहुत ख़राब अवस्था में हैं, पीड़ित हैं, अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं, उन्हीं की महादशा अंतरदशा चल रही है और गोचर में घूमते घूमते शनिदेव आ जाते हैं 29 डिग्री पे दोस्तों, तो वो जो समय रहेगा आपके लिए बहुत बहुत कष्टपूर्ण रह सकता है। अब आपको इसमें और क्या क्या सूत्र जो हैं वो लगाने हैं, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आपको ये देखना है कि जिस समय 29 डिग्री इसमें शनिदेव आ जाते हैं गोचर में, तो नवांश में वो किस राशि में आएंगे। उदाहरण जैसे मैंने आपको कहा, एक उदाहरण ले लेते हैं कि कन्या राशि में आ गए शनिदेव नवांश में।
अब आपको क्या करना है, अपनी नवांश कुंडली लेनी है और वहाँ देखना है कि कन्या राशि कहाँ पे आ रही है, कौन से भाव में आ रही है, और आपको गोचर लगाना है शनिदेव का 6 नंबर राशि में। तो इसको एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ, क्योंकि जो नए अभी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं उनको फिर समझने में कठिनाई होती है। तो आइए एक छोटी सी कुंडली यहाँ पे बना लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मान लीजिए किसी के ये नवांश कुंडली है, ऊपर मैं लिख देता हूँ, ये नवांश कुंडली है। किसी के नवांश कुंडली में 6 नंबर राशि अष्टम भाव में आ रही है दोस्तों। अब जैसे मैंने उदाहरण में आपको बताया कि शनिदेव जो हैं नवांश में, आपको ये कुंडली, आपको ये सॉफ्टवेयर में देख लेना है कि नवांश में शनिदेव 6 नंबर राशि में कब आ रहे हैं, और अगर वो 29 डिग्री पे हैं तो ये राक्षस नवांश में आ जाएंगे। तामसिक प्रवृत्ति होती है शनिदेव की, एक तामसिक ग्रह माने जाते हैं, और तामसिक ग्रह होने की वजह से जब ये राक्षस नवांश में आ जाते हैं तो उनकी तामसिक जो प्रवृत्ति होती है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है दोस्तों। फिर ये आपको कष्ट देंगे। अब कष्ट कहाँ देंगे, जिस चीज़ के शनिदेव पहले कारक होते हैं, शनिदेव कारक हैं आपकी नौकरी के, आपके व्यवसाय के भी कारक जो हैं शनिदेव माने जाते हैं, न्याय के कारक शनिदेव माने जाते हैं, चोट लगना ये भी शनिदेव से देखा जाता है। ये आने वाले समय में आपको और वीडियोस जब बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। तो किसी की कुंडली में आपने देखा कि गोचर में शनिदेव जब नवांश में, उस दिन का आपको गोचर बना लेना है जिस दिन के बारे में आप देखना चाहते हैं, और नवांश में आपने देखा गोचर में शनिदेव 6 नंबर राशि में आ गए, और जैसे ही 6 नंबर राशि में भी वो 29 डिग्री पे आ जाएंगे, तो उस समय अगर अष्टम भाव में शनिदेव आपके नवांश में गोचर करेंगे या 12वें भाव में नवांश में गोचर करेंगे, ये नवांश कुंडली में आपको देखना है, या 10वें भाव में भी अगर गोचर कर रहे होंगे। मान लीजिए अगर 6 नंबर राशि अष्टम भाव में है तो आपकी नौकरी को खतरा हो सकता है। मान लीजिए अगर 6 नंबर राशि आपकी नवांश कुंडली में दशम भाव में है तो आपकी नौकरी को खतरा हो सकता है, नौकरी जा सकती है। और यही अगर 12वें भाव में आपके 6 नंबर है, शनिदेव गोचर में 6 नंबर राशि में आ गए और 29 डिग्री पे चल रहे हैं, राक्षस नवांश में है आपकी कुंडली में, पहले आपको ये देख लेना है कि शनिदेव जो है पीड़ित अवस्था में होने चाहिए दोस्तों। अगर ये शनिदेव अच्छी अवस्था में होंगे कुंडली में तो जो मैं ये कह रहा हूँ वो सब नहीं होगा। तो इन तीनों भावों में अगर शनिदेव गोचर कर रहे होंगे नवांश कुंडली में तो आपकी नौकरी को खतरा हो सकता है। यही चीज़ आप दशमांश कुंडली में भी लगा सकते हैं। अब इसको देखने की क्या प्रक्रिया है, ये कैसे देखना है, आपको पहले ये निकाल लेना है कि जब शनिदेव 29 डिग्री पे गोचर में आएंगे तो किस राशि में वो गोचर करेंगे, नवांश में किस राशि में गोचर करेंगे, और साथ साथ दशमांश कुंडली में किस राशि में गोचर करेंगे। ये आपको गोचर से बनाना है दोस्तों। मान लीजिए, तो उसको एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 20 अप्रैल को मैंने गोचर लगाया और उसमें देखा कि शनिदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, 29 डिग्री पे हैं, और नवांश में वो रहेंगे 6 नंबर राशि में, और दशमांश में वो रहेंगे 3 नंबर राशि में दोस्तों। तो ये जो विधि है इसको आपको ऐसे लगाना है। तो आपको अपने नवांश कुंडली में देखना है कहीं 6 नंबर राशि आपके 8वें भाव में तो नहीं आ रही है, या आपके 12वें भाव में तो नहीं आ रही है, या 10वें भाव में तो नहीं आ रही है। और आपको फिर देखना है आपकी लगन कुंडली में भी, चंद्र कुंडली से ये देखना है कि कहीं 6 नंबर राशि आपके अष्टम भाव में तो नहीं आ रही है। वही चीज़ आपको दशमांश कुंडली में देखनी है। दशमांश कुंडली में शनिदेव जो है 3 नंबर राशि में रहेंगे, तो 3 नंबर राशि फिर आपको अपनी दशमांश तालिका में, दशमांश कुंडली में देखना है
कि 3 नंबर राशि कहाँ पे है। कहीं 8वें घर में तो 3 नंबर राशि नहीं है, या 12वें घर में 3 नंबर राशि तो नहीं है, या 10वें घर में 3 नंबर राशि तो नहीं है। तो वहाँ पे अगर शनिदेव आपके गोचर कर रहे होंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको समस्या दे सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र को लेकर आपकी नौकरी उस समय में छूट सकती है। और साथ साथ आपको ये देखना है कि बृहस्पति देव चंद्रमा से कितनी दूरी पर गोचर कर रहे हैं। ये सब आपकी कुंडली में बन रहा है, ये स्थितियां जो है कुंडली में बन रही हैं। और उसी समय में बृहस्पति देव आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हों, या चंद्रमा के सामने गोचर कर रहे हों, या चंद्रमा से दशम भाव में गोचर कर रहे हों, तो फिर आप ये मान के चलिए आपकी नौकरी छूट जाएगी दोस्तों। ये सारी चीज़ें एक साथ देखनी होती हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये हमेशा याद रखना है, कुंडली में शनिदेव खराब अवस्था में होंगे तो इस तरह के परिणाम जो हैं वो देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब इसको एक और विधि से आपको मैं बताता हूँ, एक दूसरी विधि से भी इसको आप देख सकते हैं। मान लीजिए नमांश कुंडली में आपने देखा कि यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, और नमांश कुंडली में, अब मैं सिर्फ नमांश कुंडली की बात कर रहा हूँ, नमांश कुंडली में 6 नंबर राशि में आपके चंद्रमा हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 20 अप्रैल का मैंने गोचर लिया, नमांश में शनिदेव 6 नंबर में चल रहे हैं, और 6 नंबर राशि आपकी नमांश कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा है, और आपको गोचर के शनिदेव यहाँ पे लगाने हैं दोस्तों। इस समय में भी नौकरी जाने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, नौकरी छूट जाती है, या स्थान परिवर्तन के योग बने जाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मेरी ट्रांसफ़र कब हो सकती है, या मेरी ट्रांसफ़र कब होगी, तो इस तरह के योग भी आपके ऊपर बनते हैं आपकी कुंडलियों में। तो आप ध्यान से इसको जो है स्टडी करिए। चंद्रमा क्योंकि मूवमेंट के कारक माने जाते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक सूत्र बताए थे, चंद्रमा को स्थान परिवर्तन कहा जाता है दोस्तों। देश विदेश घूमना, ये सब चंद्रमा से ही देखा जाता है। चंद्रमा को उन सूत्रों में भूमि का कारक माना गया है, यानी आपका घर। और इसके ऊपर से जब शनिदेव या गुरुदेव गोचर करते हैं तो बिल्कुल चांस होता है कि स्थान परिवर्तन होगा, आपकी नौकरी में बदलाव हो सकता है। तो यही चीज़ आपको दशमांश कुंडली में भी देख लेनी है। अब दशमांश कुंडली में शनिदेव जो थे 20 अप्रैल को 3 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं, 29 डिग्री पे हैं, राक्षस नवमांश में आ चुके हैं, यानी कष्ट दे सकते हैं। और दशमांश कुंडली में भी अगर आपकी मिथुन राशि में चंद्रमा है और उसके ऊपर गोचर में शनिदेव आ जाते हैं, तो फिर आपके कार्य क्षेत्र में पीड़ा देखी जा सकती है दोस्तों। तो ये बहुत विभिन्न सूत्र हैं दोस्तों, इसको आप अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीक़ों से लगा सकते हैं। तो ये तालिका आप नोट कर लीजिए। इसके ऊपर पहले भी एक मेरी वीडियो है, लेकिन इतना विस्तार से मैंने उसमें नहीं बताया है। ये तालिका आपके पास सदैव रहनी चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ एक तालिका रहती है दशमांश कुंडली की भी, कि वो कौन से देवता के अंश में आ रहा है, वो इंद्र देवता के अंश में आ गया या वरुण देवता के अंश में आ गया, तो उन सब का भी प्रभाव जो है आपके जीवन पर पड़ता है। तो अगली जो वीडियोस मैं बनाऊंगा उसमें दशमांश कुंडली के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि कौन सा ग्रह दशमांश कुंडली में किस देवता के अंशों में चल रहा है और उसका क्या प्रभाव होता है। ये सब गोचर को एक साथ आपको जोड़ के देखना है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि 29 डिग्री पे शनिदेव आ गए, तो दशमांश कुंडली में आपको देखना है कि वो किस देवता के अंशों में चल रहे हैं। ये एक तालिका होती है, उसको बनाया जाता है, तो उस तालिका के माध्यम से आप देख सकते हैं। उनका अलग अलग तरीक़ों से फलित जो है वो बताया गया है हमारे शास्त्रों में दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और अगली और कुछ वीडियोस में आपको और अच्छे सूत्र बताऊंगा। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूं सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।